नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीएस प्रीवियस पेपर की सीरीज में। ये सेम सीरीज हमारी जिस तरह से हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज है, उसी तरह से हमारी जीएस प्रीवियस पेपर की सीरीज है कि जिस तरह से हमने हिंदी में अपना क्वेश्चन को डिटेल के साथ सोल्व किया है, इसी तरह अपना जीएस में सोल्व करने वाले हैं। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। आप जुड़िए इस सीरीज के साथ। क्वेश्चन भले ही एक होगा, लेकिन उससे समझाए जाएंगे इतने क्वेश्चन कि पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाने वाला देश कौन सा था। ग्रीन आर्मी जो दिया गया हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाने वाला देश कौन था। तो याद रखना, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाने वाला देश है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस तो याद रखना ये मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को। अगर क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर। उसके बाद पूछा जाए पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस आता है हमारा, सभी को पता है पर्यावरण दिवस का, तो 5 जून को आता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पर्यावरण दिवस अलग है हमारा और पर्यावरण संरक्षण दिवस अलग है। जल्दबाजी नहीं करनी, जीएस को व्यवस्था से पढ़ो, रटना नहीं होता है, समझना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो बताना 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और जो उसकी थीम थी, जो पहला वाक्य था, तो याद रखना केवल एक पृथ्वी इसका आदर्श वाक्य था। सही है, तो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन होने वाले हमारे लेटेस्ट। अब एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं होगा, यहां से कम आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली हमारे दक्षिण भारत की शैली है, तो याद रखना द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। मंदिर दे दिए गए हैं हमारे, जो द्रविड़ शैली के हमारे प्रसिद्ध मंदिर है। पहला दिया गया कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, उसके बाद होयसलेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके बाद तंजावुर का या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखो, जब कभी पूछा जाए द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो बताना तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश से संबंधित है वो बताना। ये चोल वंश द्वारा बनाया गया था, और जो शासक था बनाने वाला, उसका नाम याद रखना राजराज प्रथम था। चोल वंश का सबसे पहला शक्तिशाली है ये, याद रखना राजराज प्रथम। जबकि इसका वास्तविक नाम क्या होता है, तो इसका वास्तविक नाम है अली मोली बर्मन। राजराज प्रथम का जो वास्तविक नाम है अली मोली बर्मन है, और ये पहला व्यक्ति होता है, चोल वंश का पहला शासक होता है जो आपका आधे से अधिक श्रीलंका क्षेत्र को जीत लेता है। तो श्रीलंका को जीतने वाला पहला राजराज। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, किसके द्वारा बनाया गया था, राजराज प्रथम द्वारा। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो पल्लव शासक था। ठीक है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर ये भी द्रविड़ शैली का है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है होयसलेश्वर मंदिर, ये बनाया गया था विष्णु वर्मन द्वारा, विष्णु वर्धन द्वारा। ठीक, याद रखना। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध मंदिर हमारा सूर्य मंदिर, जो बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, किसके द्वारा बनाया गया है, तो बताना नरसिंह देव प्रथम द्वारा। नरसिंह देव प्रथम द्वारा। और बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है, जो कोणार्क का मंदिर है हमारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनाया गया है नरसिंह देव प्रथम का, किस वंश के थे, तो बताना ये हमारे गंग नरेश थे। तो गंग नरेश द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। चारों मंदिर इंपोर्टेंट है, चारों की विशेषता बताई गई है, और यही अपना टारगेट होता है कि अब फ्यूचर में इनसे संबंधित क्वेश्चन है आपका गलत ना हो। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब इन सब में से, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र जो होता है सबसे बड़ा है, किस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है हमारे यहाँ सबसे बड़ा माना गया है, बताइए। इन चारों में से बताना है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। महत्वपूर्ण नदी है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, बात कर लेते हैं जो हमारी महानदी है, उद्गम कहां से है, तो महानदी का उद्गम होता है सिहावा से। उसके बाद नेक्स्ट गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से, तो इसका त्र्यंबकेश्वर से है, कहां से, त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, एग्जैक्ट जगह है गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना प्राणहिता, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो हमारी गोदावरी नदी है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे बोला गया है, गोदावरी को। कहां से निकली है तो बताना, त्र्यंबकेश्वर से निकली है, सही है। उसके बाद सबसे बड़ी सहायक कौन सी, प्राणहिता। उसके बाद जो दिया गया हमारा कृष्णा नदी, इसका उद्गम कहां से है, तो कृष्णा नदी का उद्गम उस जगह से जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है, जगह का नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो बताना भीमा नदी। बड़ी नदी याद रखना दक्षिण भारत की नदी है, पूछी जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कावेरी नदी। यह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष भर जलमग्न रहती है। ये एकमात्र नदी है दक्षिण भारत की जिसमें हमेशा पानी चलता रहता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बताना इसका हुआ है केरकारा से, केरकारा नामक स्थान से। जबकि इसका कुछ उपनाम है, तो उपनाम इसका भी आता है, क्या आता है, दक्षिण की गंगा। अगर देखो थोड़ा सा अंतर है, आप समझो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा होती है हमारी गोदावरी नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी, और दक्षिण की तो हो जाएगी कावेरी। की शब्द को याद रखना, की से कावेरी जोड़ देना, और सिर्फ है दक्षिण गंगा तो गोदावरी। ये थोड़ी सी, बस थोड़ा सा ही इनमें अंतर है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, याद रखना। अब जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, तो बताना इन नदियों में गोदावरी नदी का क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखना, उद्गम याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया गया है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया कौन सा सिक्का, चांदी का सिक्का, क्या कहलाता था। गुप्त शासक जो जाने जाते हैं भारत में मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बनाने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो गुप्तों द्वारा की प्रारंभ की गई थी, सही है। और इनके द्वारा कौन सा सिक्का था जो हमारा चांदी से संबंधित है, तो देखो गुप्तों का है चांदी का सिक्का, तो बताना सर रूपक था, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया है कलंजू, ये किस वंश का सिक्का था, तो बताना ये चोलों का सिक्का था, चोल वंश के सिक्के का नाम तो बताना कलंजू। उसके बाद दिनार, तो दिनार जो सिक्का है तो गुप्तों का ही, लेकिन है कौन सा सिक्का, ये सोने का सिक्का है। ठीक, चांदी का है तो रूपक, सोने का है तो बताना दिनार। पर्ण पूछा जाए तो ये किसका था, तो ये हमारे मौर्य वंश का था। चारों सिक्के हो गए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही उसमें कंप्लीट हो गए। आप जब सोल्व कर रहे हो तो आप एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो, आप एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करते हो जा रहे हैं, यही अपना टारगेट है। और ये एग्जैक्ट तरीका होता है प्रैक्टिस सेट करने का। जब कभी आप प्रैक्टिस सेट करो और आपके सामने जो अदर ऑप्शन होते हैं उनका आंसर भी पता होना चाहिए, वरना तो फिर रटने वाली विद्या हो जाती है कि बस एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर लगाया और आगे को चले गए। ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते और ना ही ये हमारा प्रैक्टिस करने का सही तरीका होता है। ठीक है, अगला देखो जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन, सब लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, विस्तार पूर्वक होंगे, इसकी गारंटी है बिल्कुल। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोल का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था, बताइए। दशमलव प्रणाली से अपनाने वाला कौन सा हमारा शासक था दिल्ली सल्तनत का, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में जो आपको महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन। ठीक, अब अलाउद्दीन के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इतना कुछ बाहर नहीं जाने वाला। अलाउद्दीन का अगर पूछा जाए बचपन का नाम बता दो,
अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसस्प था, नाम याद रखना क्या था? अली गुरसस्प, ये इसके बचपन का नाम है, याद रखना। जबकि इसकी कुछ उपाधियां हैं जो ये अपने आप को बनाना चाहता था। ये अपने आप को क्या कहता था कि मैं हूं द्वितीय सिकंदर, ठीक है, क्योंकि ये भी सिकंदर के जैसा पूरा विश्व जीतना चाहता था। जैसे अलेक्जेंडर तृतीय जो सिकंदर नाम है, ये भी उसके जैसा बनना चाहता था, इसका नाम है। और क्या बोलते हैं हम इसे? इसे हम भारत का लुई 14वें बोलते हैं। भारत का लुई 14वें किसे कहते हैं? अलाउद्दीन को बोलते हैं। सब किसके नाम है? तो ये इसी के हैं। अन्य भी है एक और नाम, ये सपना देखता है किस चीज का? विश्व विजेता का। तो इसे क्या बोलते हैं? युग विजेता सुल्तान। युग विजेता सुल्तान किसे? अलाउद्दीन को। तो ये इसके नाम है, आपको याद रखना। अब इससे अलग की जो इसकी प्रथाएं हैं वो आपको याद रखना है। देखो, हमारे संपूर्ण मध्यकालीन भारत में सबसे मजबूत बाजार व्यवस्था, तो सबसे मजबूत बाजार व्यवस्था किसकी थी? अलाउद्दीन की थी। वो आपको सब पता है कि मांस काटने की अनुमति देता है यदि कोई बाजार में हेरफेर करता है। उसके बाद अपनी सेना को नगद वेतन देने की प्रथा, नगद वेतन देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो बताना, अलाउद्दीन ने। उसके बाद नगद वेतन के साथ हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा, घोड़ों पर दाग और हुलिया प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बताना, अलाउद्दीन ने। तो ठीक है, इससे अलग और सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार, सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार किसके समय होता है? तो बताना, अलाउद्दीन के समय। ये अलाउद्दीन की जानकारी है, जबकि खुद अपने चाचा को मारता है और गद्दी पर बैठ जाता है। ये चीजें हैं। इससे अलग आपको अलाउद्दीन के बारे में और जो याद रखना, जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, कि अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा बनवाया है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी अलाउद्दीन। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है सीरी का किला। ये सीरी का वो किला होता है कि जब मंगोल आक्रमण होते हैं तो ये पूछा जाता है मंगोल आक्रमण के समय अलाउद्दीन कहां छुप जाता है? तो बताना, सीरी के किले में छुप जाता है। और ये जो अलाई दरवाजा है इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है इस्लामी वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना। इस्लामी वास्तु कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना माना गया है अलाई दरवाजा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलाउद्दीन के बारे में आपको याद रखना, ये अपना सोल्व करते हुए चलो, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन आया हमारा, हर टॉपिक से क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें? शून्य आधारित बजट पूछा है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? जो हमारा शून्य आधारित बजट होता है इसका क्या अर्थ होता है? पहले तो आपको ये याद रखना कि ये जो हमारे यहाँ शून्य आधारित बजट है हमने कहां से लिया है? तो बताना, ये हमने यूएसए से लिया है। वहीं पे इसकी प्रथा प्रारंभ की गई थी। और हमारे यहाँ इसे लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बताना, हमारे यहाँ इन्हें राजीव गांधी जी लाए थे, ठीक है। तो शून्य आधारित बजट पेश करने वाले पीएम या किन के कार्यकाल में आया था? बताना, राजीव गांधी। कहां से लिया था? अमेरिका। होता क्या है? तो बताना, ऐसा बजट जो बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाए उसे क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर इकोनॉमिक्स है। ये वो टॉपिक है इकोनॉमिक्स जिसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये इतना आसान और इतना छोटा है ना, अगर आप ईमानदारी के साथ अगर आप इकोनॉमिक्स को व्यवस्था के साथ पढ़ लेते हो तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है हमारा, बहुत ही छोटा, पॉलिटी से भी छोटा है। लेकिन बस क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो कर नहीं पाते। क्या दिया? मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? ये बताना आपको। जो हमारा मुद्रास्फीति होती है, सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? पहले तो याद रखना मुद्रास्फीति में होता क्या है या क्या है ये। तो इसमें होता क्या है? इसमें मुद्रा का मूल्य तो घट जाता है हमारी, जब मुद्रा का मूल्य घट जाए और हमारी महंगाई बढ़ जाए तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। ये याद रखना। इससे अलग भी आपको याद रखना कि भारत में मुद्रास्फीति की जो जांच की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी नाप तो हमारे यहाँ की जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर।
थोक मूल्य सूचकांक पर इसकी जांच की जाती है। कब से या इसका कब हमने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष निर्धारित किया है, तो बताना ये किया है हमने 2011 और 12। ठीक, याद रखना। अब क्वेश्चन देख लेते कि सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो बताना निश्चित आय वाले व्यक्ति पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। ठीक, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपना एक ही सब्जेक्ट, अगला भी देखो, अगला भी आपका है, सब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होने वाले 7, 8, 5, 7 हर सब्जेक्ट से। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने, पूरा देख लेते हैं जो दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत या कह सकते पैरवी की थी? किस अर्थशास्त्री ने की थी रोलिंग प्लान की बात? रोलिंग प्लान, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, समाप्त कर देंगे हमेशा के लिए, आपको याद रखना जो दिया गया है रोलिंग प्लान। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, तो बताना अनवरत योजना। अनवरत योजना है हमारी रोलिंग प्लान। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी, तो बताना ये जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे बीच में रोक देते हैं और हम लाते हैं रोलिंग प्लान। कब लाते हैं, तो बताना 1978 में रोलिंग प्लान लाया गया था। क्या था अभी बात करेंगे। जिस समय रोलिंग प्लान लाया उस समय सरकार बदल जाती है, कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे कौन, मोरारजी देसाई। तो रोलिंग प्लान लाने वाले कौन थे पीएम, बताना मोरारजी देसाई। ये करते क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर देते हैं और 5वीं पंचवर्षीय योजना उसे बीच में ही रोक देते हैं, तो समय से पहले समाप्त कर देते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसके स्थान पर लाते हैं जो कि विकासशील देशों में पहले से प्रथा चल रही थी रोलिंग प्लान की। ठीक है, तो मोरारजी देसाई लाते हैं। अब रोलिंग प्लान पहले से किसमें था, ये विकासशील देशों में था। जो विकासशील देश होते उसमें पहले से ही रोलिंग प्लान था, और इन्हें लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बताना ऑप्शन नंबर बी के साथ गुन्नार मिर्डल है। इनकी एक पुस्तक थी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसमें ये इसका ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, बताना गुन्नार मिर्डल की। इन्हीं के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भारत में क्या लाए थे, रोलिंग प्लान लाए थे, अनवरत योजना लाए थे, और इन्होंने क्या रोक दी थी, पंचवर्षीय योजनाएं रोक दी थी। इतने क्वेश्चन बनते हैं रोलिंग प्लान से। कौन लाए, तो बताना जनता पार्टी लाई थी, उसके पीएम बने थे मोरारजी देसाई, तब ये हमारे यहाँ आया था रोलिंग प्लान, और पंचवर्षीय योजना को रोकने के बाद आया था। सही है, तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, समझते चलो, इसी चीजों में ये सब खत्म हो जाएंगे, सब यहीं पर खत्म होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया शिवाजी के बारे में, और क्या क्वेश्चन पूछा गया, शिवाजी के 8 मंत्री जो अष्टप्रधान होते थे, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। बिल्कुल सही है, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्ट दिग्गज होता तो कृष्णदेव राय हो जाते, लेकिन यह अष्टप्रधान कहा जाता था। जिसका सबसे मेन आदमी कौन होता था, यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। कौन आदमी था जो हमारा मेन आदमी हुआ करता था शिवाजी के समय। शिवाजी पहले छत्रपति थे, ये आपको याद रखना है। अब देखो जो दिया गया, पहला क्या दिया, सर ए नौबत है, इसे कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं, सरी ए नौबत। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, तो याद रखना। सर ए नौबत कौन होता था, तो ये होता था हमारा सेनापति। सेनापति, इसे क्या बोलते हैं, सर ए नौबत या सरी ए नौबत। आपको याद रखना, नौबत किसकी आती है लड़ाई में, सेनापति की। उसके बाद क्या दिया है, सुमंत दिया है, दबीर या सुमंत। तो ये क्या होता था, ये होता था हमारा विदेश मंत्री। शिवाजी के समय सुमंत क्या होता था, विदेश मंत्री होता था, याद रखना। नेक्स्ट क्या दे गया, अमात्य। ये क्या होता था हमारा, ये होता था शिवाजी के समय वित्त मंत्री। ठीक, वित्त मंत्री होता था, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सबसे प्रमुख कौन होता था, तो बताना पेशवा होता था, और ये सबसे प्रमुख भी होता था। और आपको मेन चीज याद रखना कि ये पूछा जाए पहला पेशवा कौन था, तो बताना 1713 में बने थे बालाजी विश्वनाथ। कब, 1713 में बालाजी
विश्वनाथ। तो पहला पेशवा कौन है तो बताना बालाजी विश्वनाथ। ये जो बालाजी विश्वनाथ है ये बाजीराव प्रथम के डैडी हैं, लेकिन इन्हें बोला क्या जाता है प्रथम पेशवा। तो पेशवा की पद्धति कब से शुरू हुई थी तो बताना 1813 से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतिम छत्रपति कौन थे तो बताना अंतिम छत्रपति 1713 में होते हैं और होते हैं साहू। तो साहू अंतिम छत्रपति होते हैं। ये अपना किसे नियुक्त कर देते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जबकि पहले पूछा जाए छत्रपति तो शिवाजी और अंतिम पूछा जाए तो साहू। अगर पूछा जाए पहला पेशवा तो बालाजी विश्वनाथ और अगर अंतिम पूछा जाए तो बताना अंतिम था बाजीराव द्वितीय। ये कौन था अंतिम पेशवा है। तो दोनों पेशवा याद रखने, दोनों छत्रपति। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है बस दोबारा बता देता हूं। पहले छत्रपति तो छत्रपति शिवाजी, अंतिम छत्रपति तो बताना साहू। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ और अंतिम बाजीराव द्वितीय। ठीक, चीजें याद रखना, जानकारी याद रखना शिवाजी के बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया हमारा इकोनॉमिक्स से। क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है बताइए। पहला प्रतिभूति बाजार, उसके बाद म्यूचुअल फंड, उसके बाद मुद्रा बाजार और भैया क्या सब कुछ होता पूरा कंप्लीट कैपिटल मार्केट। तो कहना सर ये सब कुछ है। ठीक है, उपयुक्त सभी क्या होंगे हमारे कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी। जहां पर सिखों का स्वर्ण मंदिर है उसके लिए जो भूमि है किसने उपलब्ध कराई थी, ये क्वेश्चन है। जहांगीर, बेटा सलीम के बारे में बात हो रही है। उसके बाद अकबर, गुरु गोविंद सिंह या शाहजहां, बताइए। तो ये जो उपलब्ध कराता है ये कराता है अकबर। कौन कराता है? अकबर। लेकिन अगर ये पूछा जाए अकबर ने किसे दान में दी थी तो बताना ये दी थी रामदास जी को। किसे दी थी अकबर ने दान में? रामदास जी को। ठीक है, इससे अलग अगर पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो बताना ये किया गया था अर्जुन देव द्वारा। अर्जुन देव द्वारा, जो सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे, प्रमुख गुरु है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताना अर्जुन देव द्वारा। ठीक है, एक सूफी संत होते हैं उनका नाम आता है मियां मीर। ठीक है, मियां मीर थे सूफी संत, इनसे स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। तो किस व्यक्ति से नींव रखवाई थी तो बताना मियां मीर से नींव रखवाई थी। तो स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया बताना अर्जुन देव। अगर पूछ ले स्वर्ण मंदिर की छत किसने बनाई थी तो बताना महाराजा रणजीत सिंह। बात छत की हो रही है तो रणजीत सिंह हो जाएंगे। अगर बात निर्माण की होगी अर्जुन देव हो जाएंगे। उपलब्ध किसने कराई थी? अकबर ने। दी किसे थी? रामदास को। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए। देखते हैं जो दिया गया है। मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। बताइए। पढ़ रखा है आपने, रटना नहीं होता, बस पढ़ना होता और समझना होता है। मंत्रिपरिषद के बारे में जो आपको पता है हमारे कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? इतना सभी को पता होगा मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में। लेकिन किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो ये बताना सर ये होती है हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। अब कुछ को लग रहा होगा लोकसभा है, लोकसभा नहीं है। देखो यहाँ का खेल है, बस थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, और व्यक्तिगत के स्थान पर हो जाएगा सामूहिक रूप से कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। अगर क्वेश्चन आ जाए मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब हो जाएगा हमारा लोकसभा। ठीक, दोनों क्वेश्चन याद रखने, अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी याद रखना है, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है तो बताना अनुच्छेद 75 के 3 में आती है कि हमारी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन से अनुच्छेद में?
75 के 3 में, जिसमें प्रधानमंत्री भी आता है। ठीक, जानकारी थी, आपको याद रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक का अलग अलग खेल है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्या पूछा गया है इसमें, आपको बताना है जो हमारा खो खो का खेल होता है, इसमें कितने क्रॉस लेंस होते हैं, बताइए कितने होते हैं, 8, 9, 10 या 15? क्या आंसर होने वाला है? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा है क्रॉस लेंस है तो ये होने वाले हमारे 8, जबकि अगर खिलाड़ी पूछा जाता तो खिलाड़ी हो जाते हैं हमारे 9। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी की बात 9, लेकिन पूछा गया क्रॉस लेंस 8। हो सकता है कुछ विद्वान ऐसे बैठे हो जिसने बहुत जल्दबाजी से लगा हो, एक तो क्वेश्चन ही आया था मेरी समझ का, उसमें ही जल्दबाजी ना करो तो फिर क्या बात है, और बाद में उसे अफसोस हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहां स्थित है, बताइए। ऑप्शन दे दिया, थुम्बा, उसके बाद श्रीहरिकोटा, उसके बाद हसन और कबालूर। क्या होगा हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन, बताइए क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सही है। क्या होगा, कबालूर। और बात कर लेते हैं कहां पर है, तो बताना ये हमारे तमिलनाडु में। क्या है यहाँ पर, सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन हमारा यहीं पर स्थित है। ठीक, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको थुम्बा लग रहा होगा, तो यहां पर क्या है हमारा, यहाँ तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है थुम्बा में। थुम्बा कहां पर है, तो बताना ये हमारे केरल में है। थुम्बा की स्थापना पूछी जाए, बताना 1963 में की गई थी। ठीक, केरल में स्थित है, ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हरिकोटा है, जिसे बोलते हैं सतीश धवन केंद्र, श्री हरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, 1971 में की गई। सही है, तो याद रखना थुम्बा 63 और उसके बाद हरिकोटा जो ज्यादा पूछे जाते हैं 71 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, कांग्रेस से संबंधित है। और क्या पूछा गया इसमें, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है, आ गया आता रहता है। तो कौन आ जाएंगे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू। होता क्या है इसमें, इस अधिवेशन में, तो याद रखना जो लाहौर में रावी नदी के किनारे 1929 में हमारा कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते। इसमें क्या करते हैं, तो बताना, इसमें हमारे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी, तो बताना 1929 के लाहौर अधिवेशन में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसी में क्या डिसाइड किया गया था, इसी अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया था कि अब प्रत्येक 26 जनवरी को, अब आने वाली जो भी 26 जनवरी होगी उसको हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तभी से क्या होता है हमारा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कब से निर्धारित किया गया था, कहना 1929 के लाहौर अधिवेशन से यह निर्धारित किया गया था। लाहौर कौन सी नदी के किनारे, तो आपको पता है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है बी एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण पूछा गया है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, जबकि उत्तर का क्या है, इंदिरा कोल, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण से। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, बताइए। बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान, ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो याद रखना ये जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ये हमारे बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट बड़े निकोबार में स्थित है, जबकि इसके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, तो बताना इसका प्राचीन नाम है पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्सन्स पॉइंट। अन्य नाम एक और आता है, पिगमिलियन पॉइंट। पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट किसके हैं, तो बताना इंदिरा पॉइंट के ही ये नाम है। उसके बाद नेक्स्ट कहां पर स्थित है, बड़े निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना कि इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, ये कौन सी पंचायत में आता है, तो बताना लक्ष्मी नगर पंचायत में आता है, लक्ष्मी
नगर पंचायत में। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में याद रखना, इसके जो पुराने नाम है दोनों पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। स्वयं इंदिरा पॉइंट कहां पर है तो बताना, अंडमान निकोबार में तो है लेकिन उसमें भी बड़े निकोबार द्वीप पर है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या है। ग्लोब की बात हो रही है, ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी बन जानी चाहिए आपके दिमाग में एकदम। पूछा है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, बताइए कहां पर होती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसका प्रधान देशांतर पर, उसका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इससे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना, हम जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है किसे मानते हैं तो हमारे द्वारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है 180 को, सही है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो आती है हमारी, ये कहां से गुजरती है तो एक जल संधि से निकलती गुजरती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है, याद रखना। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर, कहां पर होती है प्रधान देशांतर रेखा पर ग्लोब की न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। बात हो रही है ऋग्वेद काल की, ऋग्वेद काल की ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। अग्नि, सोम, वरुण या इंद्र। तो ऋग्वेद काल की बात है तो ऋग्वेद काल में कौन हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे, ठीक है। इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है तो बताना, इंद्र का उल्लेख कितनी बार है 250 बार किया गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन होता उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारे प्रमुख देवता थे तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता हो जाते हैं हमारे प्रजापति, और वैदिक काल में आएंगे तो बताना इंद्र, उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो प्रजापति, दोनों चीजें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्या पूछा है इसमें, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। कब की बात है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो ये जो स्थापना की गई थी 1924 की बात हो रही है, इसमें स्थापना की गई थी सचिंद्र सान्याल द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन सान्याल द्वारा की गई थी। कहां की गई थी तो बताना, ये की गई थी कानपुर में, कानपुर में। लेकिन होता क्या है आपको याद रखना है, देखो उसके बाद 1924 में की गई थी, काकोरी ट्रेन डकैती होता है पता आपको 1925 में, और इस वाली ये जो संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पर ब्रिटिश सरकार प्रतिबंध लगा देती है और इस संस्था को आतंकवादी घोषित कर देती है, और सचिन सालियार को अपना आजीवन कारावास देकर कहां डाल देते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद आपको जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि 1928 में 1928 में इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, आगे को हो जाता है रिपब्लिक एसोसिएशन। तो बस हिंदुस्तान के बाद इसमें एक शब्द जुड़ जाता है सोशलिस्ट, और कब जुड़ा है ये शब्द तो याद रखना ये हो जाता है 1928 में। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है जो पूछा जाएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो बताना सर 1924। अगला क्वेश्चन बनेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो बताना 1928। कहां की गई थी तो बताना सर इसकी स्थापना की गई थी 1928 में दिल्ली में। करने वाले व्यक्ति का नाम तो बताना, तो हमारे भगत सिंह जी थे। कौन थे, भगत सिंह जी। तो अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बताए मैंने आपको समझाया अच्छे से कि अगर सोशलिस्ट शब्द समाज सेवा शब्द जुड़ेगा तो 28 में हो जाएगा, अगर सिर्फ समाज सेवा शब्द हटा दोगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो 24 हो जाएगा। और जैसे ही स्थान आएगा अगर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जगह पूछेगा तो बताना यूपी का कानपुर, अगर पूछेगा सोशलिस्ट के साथ तो बताना अपना दिल्ली भगत सिंह द्वारा। तो दोनों को आपको याद रखना है। इससे अलग मैं बता देता हूं जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, सचिन सान्याल भगत सिंह दोनों कंप्लीट हो गए। जो हमारे दिए गए हैं श्यामजी कृष्ण बर्मन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और कहां की थी ये तो बताना लंदन में की थी।
तो श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में की थी, और इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी को क्या कहते हैं, इंडियन हाउस के नाम से जाना जाता है। जबकि एम एन राय जो दे रखा है लास्ट में, एम एन मानवेंद्र नाथ राय, इनके द्वारा क्या होता है, तो ये तो 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखना 1920 में एम एन राय द्वारा। तो ये जानकारी है, आपको याद रखना। सचिन सान्याल, बंदी जीवन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है। भगत सिंह के बारे में सारी जानकारी, भगत सिंह के बारे में जितना जानो जितना पढ़ो उतना कम। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए 7, 9, 11 और 8। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, उम्मीद करता हूं इसका आपको पता होगा। लेकिन मेन चीज, जो मेन उद्देश्य है अपना शून्य से शिखर तक का, कि इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं। तो याद रखना प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या क्या है, तो बताना। इसे बोलते हैं मसौदा समिति। क्या बोलते हैं? मसौदा समिति, इसी का नाम है। अन्य नाम इसका तो बताना, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, इसी का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट समिति इसी का नाम है। ढांचा समिति, प्रारूप समिति को कहते हैं ढांचा समिति। तो ये सब किसके नाम है? और बोलते हैं मुखौटा समिति, मुखौटा समिति, सब किसके नाम है? तो हमारी प्रारूप समिति के नाम है। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं था कि इसमें कितने सदस्य हैं, सभी को पता है इसमें कितने सदस्य थे, हमारे 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि अन्य चीजें जो आपको याद रखनी, कि इन 7 सदस्यों में से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से व्यक्ति थे जो हमारे कांग्रेसी थे, कौन से व्यक्ति थे जो कांग्रेसी थे? तो याद रखना एकमात्र कांग्रेस व्यक्ति के एम मुंशी थे। उसके बाद नेक्स्ट एकमात्र हमारे प्रारूप समिति में मुस्लिम व्यक्ति, तो उनका नाम याद रखना, नाम है मोहम्मद सादुल्लाह। तो मोहम्मद सादुल्लाह प्रारूप समिति में मुस्लिम व्यक्ति थे, जबकि के एम मुंशी कांग्रेसी व्यक्ति थे। अध्यक्ष के बारे में सभी को पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष थे। जबकि आपको महत्वपूर्ण चीज और याद रखनी है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो हमारी प्रारूप समिति थी, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उन व्यक्ति का नाम आता है, बताना, बी एन राव। अब दोनों क्वेश्चन देखो आपको याद रखने कि प्रारूप समिति का प्रारूप किसने तैयार किया, तो बताना वी एन राव द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेसी व्यक्ति के एम मुंशी, मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद सादुल्लाह। जबकि अन्य जो इनके उपनाम है ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। जिलाधिकारी, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार द्वारा, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा। बताइए कौन लेता है निर्णय? तो बताना ये निर्णय कौन लेता है? हमारा राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। ये राज्य का चुनाव आयोग है, केंद्र वाला नहीं है। कि राज्य का चुनाव आयोग हमारे कौन से अनुच्छेद में? तो बताना 243 के के में है। और के आपको याद रखना ये मेन है, क्योंकि ये जो 243 है इसके बहुत सारे अंग आते, पंचायती राज इसी के अंतर्गत है। तो इसके के अंतर्गत आता है हमारा राज्य चुनाव आयोग। अब राज्य चुनाव आयोग के बारे में आपने जैसे भी पढ़ा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इस तरफ से पढ़ो कि इसका जो होलसेल मालिक होता है हमारे राज्य चुनाव आयोग का, कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। अब होलसेल मालिक कैसा, बात कर लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग को शपथ कौन दिलाता है? तो बताना इसे शपथ दिलाता है राज्य चुनाव आयोग को राज्यपाल। उसके बाद जब शपथ दिलाएगा तो इसकी नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाएगी। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति के बाद आपको याद रखना कि ये जो हमारा राज्य चुनाव आयोग होता है त्याग पत्र किसे देता है? तो त्याग पत्र भी किसे देता है? राज्यपाल को। ठीक, जबकि अगर पूछा जाए कि जो हमारा राज्य चुनाव आयोग होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो बताना कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष होता है। तो ये जानकारी थी राज्य चुनाव आयोग के बारे में, छोटी सी जानकारी है, याद रखना। कार्यकाल में दुनिया घूम जाती है, आप मत घूमना। अगर आप व्यवस्था के साथ जुड़े हो तो इसकी गारंटी है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ा दिया तो अंदर ही घूमेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
क्या लिखा है? फोबोस जो दिया गया है, फोरबेस किसका उपग्रह है? तो इसे फोबोस भी बोलते हो। इसी के साथ इसका एक छोटा सा भाई होता है जिसे बोलते हैं डिमोस। तो ये फोबोस और डिमोस दोनों हैं किसके उपग्रह? बताना किसके हैं। तो ये हमारे मंगल महोदय के हैं। किसके? मंगल महोदय के उपग्रह हैं। अब मंगल के बारे में जो आपको याद रखना है, इसके दो उपग्रह हैं, मात्र दो उपग्रह, फोबोस और डिमोस। किसके हैं? मंगल के। मंगल ग्रह को और क्या कहते हैं तो बताना। इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत है। तो आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। जबकि और उपनाम सर, इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। युद्ध का देवता तो बताना मंगल को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मंगल की अन्य विशेषता कि मंगल ग्रह पर एक हमारा ज्वालामुखी आता है। तो बताना मंगल ग्रह पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो उसका नाम आता है ओलिपस, ओलिपस मैसी। ठीक है, मैसी के नाम से याद रखना। इस पे क्या? मंगल ग्रह पे एक ज्वालामुखी है। उसके बाद नेक्स्ट मंगल ग्रह पर हमारे माउंट एवरेस्ट है, 3 गुना बड़ा एक पर्वत है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है 8850, उसकी सभी को पता ऊंचाई, उससे भी ऊंचा मतलब उससे 3 गुना ऊंचा एक पर्वत है। उसका नाम पूछा जाता है तो बताना निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत है। कहां? मंगल पर। ज्वालामुखी ओलिपस में से मंगल पर। युद्ध का देवता लाल ग्रह। फोबोस और डिमोस इसके उपग्रह हैं। आपको एक चीज और बता देता हूं, जब हम पढ़ते हैं अपने आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूसुप्रम, भूसुप्रम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह। जबकि बाद वाले जो बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये तो है टोटल 8। तो शुरू वाले भूसुप्रम, बाद वाले बृहस्पति, ये आपको याद रखना है। ये जो हमारे शुरू वाले ग्रह जो हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जो हमारे कितने हैं? 4 हैं। इनमें जो आपको याद रखना है, इन चारों ग्रह में जो हमारा बुध महोदय है, बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जो हमारा चंद्रमा होता है। आंतरिक ग्रहों में मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। उपग्रह कितने? 2, फोबोस और डिमोस, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सब क्वेश्चन वो उठेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उरी जल विद्युत योजना बतानी है। उरी जल विद्युत योजना कहां पर है? एक और लिख लेते हैं, याद रखना आपको, तुलबुल। अब आप बता दोगे, लेकिन तुलबुल लिखने का मेरा ये तात्पर्य नहीं था। आपको याद रखना उरी और आपका तुलबुल दोनों कहां है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। और उरी और तुलबुल दोनों कौन सी नदी पे है? तो बताना ये हमारी झेलम नदी पे है। इस वजह से मैंने आपको याद रखना, इस वजह से मैंने आपको बताया है। उरी और तुलबुल दोनों झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। और सुनो, उरी और तुलबुल दोनों भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? विवादित है। दोनों परियोजना याद रखना, उरी भी और तुलबुल भी, क्योंकि झेलम नदी पर किसका 80% अधिकार है? पाकिस्तान का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए क्या दिया गया है। इसमें पूछा गया है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो हमारे कौन कौन से 2 व्यक्ति थे? उनके नाम पूछे गए हैं हमसे। बात कर लेते हैं हम देशी रियासतों के विलय के बारे में। देशी रियासतों के विलय से एक चीज बता देता हूं मैं। एक हमारा संविधान संशोधन आता है, 26वां संविधान संशोधन। इसके तहत हमने देशी रियासतों का अस्तित्व खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देशी रियासतों का अस्तित्व किसके द्वारा खत्म किया गया? तो बताना 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अब उससे अलग की जो जानकारी आपको याद रखनी है कि किन 2 व्यक्तियों ने देशी रियासतें, जो देशी रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़े, वो भारत में मिलने से इंकार कर रहे थे। वो ज्यादा नहीं थे, विशेष करके 3 थे। उन तीनों का नाम जो उनसे क्वेश्चन बनते, एक होते हैं जूनागढ़, जो हमारी कहां थी? गुजरात में। एक होती है हैदराबाद देशी रियासत, तीसरी होती है जम्मू एंड कश्मीर। तो इन 3 देशी रियासतों ने भारत में विलय होने से इनकार किया था। उसके बाद नेक्स्ट होता क्या है? जूनागढ़ को हम मिला लेते हैं भारत में जनमत के आधार पर। जनता के मत कराए हमने और अधिक जनता ने कहा कि हम भारत के साथ होना चाहते हैं, जबकि यहाँ के राजा नाराज थे और यहाँ के जो राजा थे बाद में भारत छोड़कर कराची चले जाते हैं, जूनागढ़ के जो राजा थे। हैदराबाद
देशी रियासत शुरू में मिलने के लिए इनकार करती है, लेकिन ये पुलिस बल पर क्या कर लिया जाता है, भारत में मिला ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जम्मू कश्मीर हमारे पत्र विलय के आधार पर मिला ली जाती है। तो ये देशी रियासतें किस आधार पर भारत में मिली है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा है, किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखना उस समय के भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये राज्य गठन की बात हो रही है। जिस समय राज्य का गठन हुआ था हमारा, जैसे सभी को पता कि आज तो हमारे यहाँ जो राज्यों का गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया है, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें हम भाषा के आधार पर नहीं थे, उसमें हम कैटेगरी के आधार पर थे। ए बे से उर्दे, ए वे से उर्दे, इस आधार पर थे। जबकि आज तो हमारा गठन भाषा के आधार पर हुआ है, जबकि मूल संविधान में क्या थे, हम इस आधार पर थे। सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। गूगल सर्च करके दो, ईमानदारी के साथ दो, इसी गारंटी है कि शून्य से शिखर तक पूरा जीएस जाएगा 100%। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।